क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग बेहद बुद्धिमान होने के बावजूद आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं। What? अगर पैसे कमाने का संबंध सिर्फ आईक्यू से होता तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग सबसे अमीर होते। लेकिन सच्चाई कुछ और है। पैसे का खेल गणित का नहीं, मनोविज्ञान का खेल है। और यही बातें हमें सिखाती है प्रसिद्ध बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है द मॉर्गन हॉसल ने। इस पुस्तक का मुख्य संदेश बहुत सरल है। फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना जानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आपका पेशेंस और आपकी इमोशंस यही तय करती हैं कि आपके पास पैसा टिकेगा या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। हम अक्सर लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को देखकर कहते हैं, ये कितना बेवकूफ़ है, इसने ऐसा निवेश क्यों किया, इसने इतने पैसे क्यों खर्च किए। लेकिन लेखक कहते हैं, नो वन इज़ क्रेजी। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में बड़ा हुआ हो जहाँ हमेशा पैसों की कमी रही हो, तो उसके लिए पैसा बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। लेकिन अगर कोई ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हो जहाँ कभी पैसों की समस्या रही ही ना हो, तो उसके निर्णय अलग होंगे। दोनों अपने अनुभवों के अनुसार सही हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करें तो याद रखिए, आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल ने बचपन में अपने पिता को आर्थिक संकट झेलते देखा है। घर में पैसे की कमी थी, बिजली का बिल भरना भी मुश्किल हो जाता था। दूसरी तरफ अमन का बचपन आराम से गुजरा था, कभी पैसों की चिंता नहीं हुई। अब दोनों बड़े हुए हैं, दोनों की नौकरी लगी है। राहुल अपने इनकम का 40% बचाने लगा, अमन अपनी इनकम का अधिकांश हिस्सा खर्च करने लगा। आपको क्या लगता है कौन सही है? शायद दोनों, क्योंकि दोनों अपने अनुभव के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला बड़ा सबक है। अध्याय 2, लक और रिस्क। हम अक्सर सफलता को देखकर कहते हैं, उसने मेहनत की इसलिए सफल हुआ, और असफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं, उसने मेहनत नहीं की। लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं है। सफलता में मेहनत का योगदान होता है, लेकिन किस्मत का भी योगदान होता है। और असफलता में गलतियों का योगदान होता है, लेकिन जोखिम का भी योगदान होता है। उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों बुद्धिमान हैं, लेकिन एक व्यक्ति सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाता है, दूसरे के साथ परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा संघर्ष करता रहता है। क्या इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति भगवान है और दूसरा मूर्ख? नहीं, लक और रिस्क हमेशा मौजूद रहते हैं। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहिए और असफलता मिलने पर खुद को पूरी तरह दोष मत दीजिए। अध्याय 3, कभी भी इनफ को मत भूलो। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक है थोड़ा और पैसा, थोड़ी और सफलता, थोड़ा और प्रसिद्धि। यही सोच कई लोगों को बर्बाद कर देती है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सफल निवेशक था। उसके पास इतना पैसा था कि वह आराम से कई पीढ़ियों तक जीवन बिता सकता था। लेकिन उसे और चाहिए था, और ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चाहिए था। उसने बड़े जोखिम लेने शुरू किए। एक दिन सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इनफ क्या होता है। लेखक कहते हैं, अगर आप यह तय नहीं कर पाए कि आपके लिए कितना पर्याप्त है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा गलत फैसले लेने के खतरे में रहता है। अध्याय 4, अमीर दिखना और अमीर होना अलग बातें हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी महंगी कारें दिखाते हैं, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन, महंगी छुट्टियाँ, और हम सोचते हैं कि वाह कितना अमीर व्यक्ति है। लेकिन लेखक कहते हैं, अक्सर जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो वेल्थ नहीं है, वो स्पेंडिंग होती है।
सच्ची वेल्थ दिखाई नहीं देती। 1 करोड़ रुपए की कार खरीदना वेल्थ नहीं है, वह पैसा खर्च है। लेकिन बैंक में रखा गया पैसा जो किसी को दिखाई नहीं देता, वही वास्तविक वेल्थ है। याद रखिए, रिच वह है जो दिखता है, वेल्थ वह है जो छिपा होता है। और इन सब से हमने यह सीखा कि कोई भी पैसों के मामले में पागल नहीं है। लक और रिस्क दोनों जीवन का हिस्सा हैं। इनफ जानना बहुत ज़रूरी है। अमीर दिखना और अमीर होना अलग बातें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे का खेल दिमाग का खेल है। जिस दिन आप अपने बिहेवियर को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, उसी दिन फाइनेंशियल सक्सेस की यात्रा शुरू हो जाएगी। कल्पना कीजिए, अगर मैं आपको आज 1 रुपये दूँ और वह 1 रुपये हर दिन 2 गुना हो जाए, तो 30 दिनों बाद आपके पास कितने पैसे होंगे? ज़्यादातर लोग सोचेंगे कुछ हज़ार, कुछ लाख, लेकिन सच्चाई है 30वें दिन तक यह रकम 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, और यही है साइकोलॉजी ऑफ मनी का अगला बड़ा सबक। अध्याय 5, कंपाउंडिंग का जादू। दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसा, कुछ लोग कहेंगे ज्ञान, लेकिन लेखक कहते हैं समय, क्योंकि समय साधारण चीज़ों को असाधारण बना देता है। वॉरेन बफेट की कहानी से समझते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं वॉरेन बफेट। आज उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में है। लोग सोचते हैं कि वह इसलिए अमीर हैं क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन लेखक बताते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बुद्धिमानी नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लंबे समय तक निवेशित रहना। उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया और दशकों तक धैर्य रखा। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति 10 साल तक निवेश करता है और दूसरा व्यक्ति 50 साल तक, तो परिणामों में जमीन आसमान का फर्क होगा। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटे छोटे परिणाम समय के साथ मिलकर विशाल परिणाम बन जाते हैं। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन धन बनाने का असली रहस्य है धीरे धीरे अमीर बनना। हर दिन थोड़ा सुधार, हर महीने थोड़ी बचत, हर साल थोड़ा निवेश, और फिर समय को अपना काम करने देना। अध्याय 6, वेल्थ बनती है सेविंग से। अधिकतर लोग सोचते हैं जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं बचत करूंगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जो लोग बचत की आदत विकसित करते हैं, वही लोग आगे चलकर वेल्थ बनाते हैं। लेखक कहते हैं सेविंग्स केवल इनकम पर निर्भर नहीं करती, यह बिहेवियर पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति 50,000 रुपये कमाता है और 10,000 बचाता है। दूसरा व्यक्ति 2 लाख रुपए कमाता है और सब खर्च कर देता है। कौन ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है? अक्सर पहला व्यक्ति, क्योंकि उसके पास एक आदत है, अपने भविष्य को महत्व देने की आदत। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवक था, उसकी नौकरी बहुत साधारण थी। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इतनी छोटी बचत से क्या होगा। लेकिन 20 साल बाद उसी छोटी बचत ने उसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बना दिया। कभी भी छोटी शुरुआत को कम मत समझिए, बड़ी सफलताएं अक्सर छोटी आदतों से पैदा होती हैं। अध्याय 7, फ्रीडम ही असली वेल्थ है। अगर मैं आपसे पूछूं पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? महंगी कार, बड़ा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल्स? लेखक कहते हैं नहीं, पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा है फ्रीडम। वह स्वतंत्रता जिसमें आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपनी पसंद के लोगों के साथ समय बिता सकें, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें। सोचिए, यदि आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन समय ना हो, तो क्या आप वास्तव में अमीर हैं? शायद नहीं। लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त पैसा हो और अपने समय पर नियंत्रण हो, तो आप वास्तव में समृद्ध हैं। हम अक्सर पैसा कमाने के लिए समय बेचते हैं, लेकिन अंततः वेल्थ का उद्देश्य है अपने समय को वापस खरीदना। इसलिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, यह स्वतंत्रता खरीदने का माध्यम है। अध्याय 8, लॉन्ग टर्म्स थिंकिंग। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस की दुनिया है। सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत परिणाम। लेकिन वित्तीय सफलता का खेल अलग है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। निवेश शुरू करते हैं, कुछ महीनों तक परिणाम नहीं मिलते और छोड़ देते हैं। बिजनेस शुरू करते हैं,
कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वही अंततः जीतते हैं। और इसे भी हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक किसान ने आम का पेड़ लगाया। हर दिन वह उसे पानी देता था। 1 महीने बाद कोई फल नहीं आया, 1 साल बाद भी नहीं, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ वर्षों बाद वही पेड़ उसे हजारों आम देने लगा। धन भी ठीक ऐसा ही है, पहले परिणाम धीमे दिखाई देते हैं, फिर अचानक सब कुछ बदलता हुआ लगता है। अध्याय 9, मिस्टेक से डरना नहीं है। बहुत से लोग निवेश शुरू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें गलती करने का डर होता है। लेकिन लेखक कहते हैं गलतियां खेल का हिस्सा है। दुनिया का कोई भी सफल निवेशक ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती न की हो। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप गलती करते हैं या नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस गलती के बाद भी खेल में बने रहते हैं। यदि आप एक गलती से पूरी तरह टूट जाते हैं तो समस्या गलती नहीं है, समस्या आपकी तैयारी है। और इन सब से हमने यह सीखा कि कंपाउंडिंग समय का जादू है। वेल्थ इनकम से नहीं, सेविंग्स हैबिट्स से बनती है। पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा फ्रीडम है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सफलता की कुंजी है और गलतियां यात्रा का हिस्सा हैं। और याद रखिए, लोग अक्सर रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन वास्तविकता धन, धैर्य, अनुशासन और समय के साथ बनता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी खुश क्यों नहीं होते, और कुछ लोग साधारण आय होने के बावजूद संतुष्ट और शांत क्यों दिखाई देते हैं? क्या खुशी और पैसा एक ही चीज़ है या दोनों के बीच में कोई गहरा संबंध है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। अध्याय 10, पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन कैसे? बहुत लोग कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन लेखक कहते हैं यह पूरी तरह सच नहीं है। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा अधिकांश लोग सोचते हैं। महंगी कार खरीदना, नया फ़ोन खरीदना, ब्रांडेड कपड़ा खरीदना, ये चीज़ें थोड़े समय की खुशी देती है, लेकिन कुछ समय बाद ये सामान्य लगने लगती हैं। असल खुशी कहाँ है? फ्रीडम में, अपने समय पर नियंत्रण में, अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता में। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आज आपको किसी ऐसे काम पर नहीं जाना पड़ता जिसे आप नापसंद करते हों। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। अध्याय 11, रीजनेबल बनो, परफेक्ट नहीं। बहुत लोग पैसे के मामले में परफेक्ट बनना चाहते हैं। वे हर निवेश में 100% सही निर्णय लेना चाहते हैं, हर बार जीतना चाहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, रीजनेबल बनने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन गणित की किताब नहीं है। यह भावनाओं, परिस्थितियों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। मान लीजिए आपको पता है कि लंबी अवधि में निवेश अच्छा है, लेकिन अचानक बाजार गिर जाता है। आप डर जाते हैं। एक परफेक्ट रोबोट शायद कभी न डरे, लेकिन हम इंसान हैं और इसलिए हमें ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो लंबे समय तक निभाए जा सकें। सबसे अच्छा निवेश वह नहीं है जो सिद्धांत में सर्वोत्तम हो। सबसे अच्छा निवेश वह है जिसे आप वर्षों तक जारी रख सकें। अध्याय 12, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। कभी बीमारी, कभी नौकरी का नुकसान, कभी आर्थिक संकट, कभी कोई अप्रत्याशित समस्याएं। यही कारण है कि लेखक कहते हैं हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। इसका मतलब क्या है? आपके पास अतिरिक्त बचत होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कई लोग अपनी पूरी आय खर्च कर देते हैं, फिर अचानक कोई समस्या आती है और उनकी पूरी आर्थिक स्थिति हिल जाती है, लेकिन उनके पास सेफ्टी मार्जिन होता है। वे मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं। याद रखिए, धनवान होना केवल पैसे कमाना नहीं है, धनवान होना है मुश्किल समय के लिए तैयार रहना। और हम इसे एक विमान की कहानी से समझेंगे। जब विमान उड़ता है तो उसके टैंक में केवल इतना ईंधन नहीं होता जितना गंतव्य तक पहुंचने के लिए चाहिए। उसके पास अतिरिक्त ईंधन भी होता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। मौसम खराब हो सकता है, दिशा बदलनी पड़ सकती है। जीवन भी ऐसा ही है। हमेशा अतिरिक्त सुरक्षा रखें। अध्याय 13, भविष्य को कोई नहीं जानता। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि अगले 10 साल में क्या होगा, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सच्चाई यह है
कोई भी भविष्य नहीं जानता। दुनिया लगातार बदलती रहती है। नई तकनीकें आती हैं, नए अवसर आते हैं, नई समस्याएं आती हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, ऐसी योजना बनाओ जो अनिश्चितता को सह सके। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास कई बार खतरनाक होता है। विनम्रता और लचीलापन अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 14, रिस्क को समझो। हर सफलता के पीछे कुछ जोखिम होता है, लेकिन अधिकांश लोग केवल सफलता देखते हैं, जोखिम नहीं। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन हमें वे रातें नहीं दिखाई देती जब वह असफल हुआ था। लेखक कहते हैं, रिस्क वही कीमत है जो आपको सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। समस्या तब होती है जब लोग रिस्क को दुश्मन समझ लेते हैं। असल में रिस्क खेल का हिस्सा है। जैसे बारिश किसान की दुश्मन नहीं होती, वह खेती का हिस्सा होती है। उसी तरह जोखिम निवेश और व्यवसाय का हिस्सा है। अध्याय 15, तुलना का जाल। आज सोशल मीडिया ने एक नई समस्या पैदा कर दी है, कंपैरिजन। हम दूसरों की सफलता देखते हैं, उनकी कारें, उनके घर, उनकी यात्राएं, और फिर सोचते हैं मेरे पास क्या है। लेकिन लेखक कहते हैं, कंपैरिजन एक ऐसा खेल है जिसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे अधिक सफल दिखाई देगा। यदि आपकी खुशी दूसरों की उपलब्धियों पर निर्भर है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने लक्ष्यों के अनुसार जीवन जीना, दूसरों की नकल करना नहीं। और यहाँ तक हमने यह सीखा कि पैसा फ्रीडम खरीद सकता है। परफेक्ट बनने के बजाय रीजनेबल बनो। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। भविष्य कोई नहीं जानता। रिस्क सफलता की कीमत है। तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और याद रखिए, धन का उद्देश्य केवल अमीर दिखना नहीं है। धन का उद्देश्य है एक शांत, स्वतंत्र और संतुलित जीवन जीना। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती, और कुछ लोग कम संसाधनों के बावजूद संतुष्ट रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे का असली उद्देश्य केवल धन इकट्ठा करना नहीं है। पैसे का असली उद्देश्य है बेहतर जीवन जीना। अध्याय 16, अमीर बनने से ज़्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। दुनिया में अमीर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। कई लोग अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने का तरीका तो सीख लिया, लेकिन उसे बचाने का तरीका नहीं सीखा। लेखक कहते हैं, धन बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन धन बचाने के लिए ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन चाहिए। जब लोग सफल होते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि वे कभी गलत नहीं हो सकते। यही से समस्याएं शुरू होती हैं। याद रखिए, हर सफलता अस्थायी हो सकती है, इसलिए हमेशा विनम्र रहिए। अध्याय 17, दुनिया बदलती रहती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति 1990 में बैठकर भविष्य की दुनिया का अनुमान लगाता, तो क्या वह सोशल मीडिया की कल्पना कर सकता था? क्या वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना कर सकता था? क्या वह स्मार्टफोन्स की कल्पना कर सकता था? शायद नहीं। यही कारण है कि भविष्य को पूरी तरह समझना असंभव है। इसलिए अपने वित्तीय जीवन को इस तरह बनाइए कि वह बदलाव को सह सके। फ्लेक्सिबल बनिए, एडॉप्टेबल बनिए, क्योंकि जो लोग बदलाव के साथ बदलते हैं वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। अध्याय 18, सादगी की शक्ति। आज दुनिया हमें लगातार कहती है, और खरीदो, और खर्च करो, और दिखाओ, लेकिन लेखक एक अलग बात कहते हैं। सादगी कई बार सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज होती है। जितनी जटिल जिंदगी होगी उतना ज़्यादा तनाव होगा, लेकिन जब आपकी ज़रूरतें सीमित होती हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान होता है। कम इच्छाएं, कम तनाव, ज़्यादा स्वतंत्रता, यही सादगी का जादू है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति हर साल अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाता गया, नई कार, बड़ा घर, महंगे शौक। दूसरा व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने के बावजूद सरल जीवन जीता रहा। 20 साल बाद पहले व्यक्ति के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन बचत बहुत कम थी। दूसरे व्यक्ति के पास दिखाने के लिए कम था, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम थी। अब बताइए, वास्तव में अमीर कौन था? अध्याय 19, सबसे महत्वपूर्ण निवेश। यदि आप मुझसे पूछें दुनिया का सबसे अच्छा निवेशक क्या है, तो उत्तर होगा खुद पर निवेश। नई स्किल सीखना, नई किताबें पढ़ना, अपनी सोच को बेहतर बनाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये ऐसे निवेश हैं जिन्हें कोई आर्थिक संकट आपसे छीन नहीं सकती।
आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी क्षमता, यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब हम बात करेंगे पैसे के बारे में सबसे बड़ी जो गलतफहमी है उसके बारे में। बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूँगा। लेकिन खुशी का कोई निश्चित बैंक बैलेंस नहीं होता, क्योंकि खुशी का संबंध केवल पैसे से नहीं है बल्कि मानसिक शांति से भी है। यदि पैसा आपको चिंता दे रहा है तो वह आपकी सेवा नहीं कर रहा। यदि पैसा आपको स्वतंत्रता दे रहा है तो वह वास्तव में आपके लिए काम कर रहा है। अब तक हमने पूरी पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण विचार समझ लिए हैं, और यदि मुझे इस पूरी किताब को एक वाक्य में समझाना हो तो मैं कहूँगी, फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। और अब बात करेंगे हम इस किताब के कुछ 10 लाइफ चेंजिंग लेसन्स को। पहला, पैसा गणित का नहीं, व्यवहार का खेल है। दूसरा, कोई भी पूरी तरह पागल नहीं होता, हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। तीसरा, लक और रिस्क हमेशा मौजूद रहते हैं। चौथा, इनफ को पहचानना सीखिए। पांचवा, कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करता है। छठा, सेविंग्स इनकम से ज़्यादा हैबिट पर निर्भर करती है। सातवां, पैसे का सबसे बड़ा लाभ फ्रीडम है। आठवां, तुलना आपकी खुशी चुरा लेती है। नौवां, हमेशा मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी रखिए। 10वां, वेल्थ का उद्देश्य शांति और स्वतंत्रता है। कल्पना कीजिए, आज से 10 साल बाद आप अपने भविष्य के स्वयं से मिलते हैं। वह आपसे पूछता है, क्या तुमने सिर्फ पैसा कमाया, या क्या तुमने ऐसा जीवन बनाया जिसमें शांति, स्वतंत्रता और संतोष था? क्योंकि अंत में कोई यह याद नहीं रखेगा कि आपके पास कौन सा फ़ोन था, कौन सी कार थी, या आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने। लेकिन आप यह जरूर याद रखेंगे कि आपके पास अपने प्रिय लोगों के लिए समय था, क्या आपके पास मानसिक शांति थी, क्या आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे थे। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा संदेश। पैसे का अंतिम उद्देश्य पैसा नहीं है, पैसे का अंतिम उद्देश्य है एक बेहतर, स्वतंत्र और अर्थपूर्ण जीवन। रुकिए, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? अधिकतर लोग तुरंत कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हुए हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं और फिर भी तनाव, चिंता, असंतोष और अकेलेपन से जूझते रहे। क्यों? क्योंकि पैसा एक टूल है, पैसा ड्राइवर नहीं है, आपका दिमाग ड्राइवर है। और अगर ड्राइवर गलत दिशा में जा रहा हो तो सबसे महंगी कार भी आपको गलत जगह ही पहुंचाएगी। और चलिए इसे भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों का सपना था अमीर बनना। पहला भाई सोचता था जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूँगा। दूसरा भाई सोचता था मैं पहले अपनी आदतें सुधारूंगा। वर्षों बीत गए। पहले भाई ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके खर्च भी बढ़ते गए। नई कार, नया घर, नई इच्छाएं, नए कर्ज। दूसरे भाई ने धीरे धीरे बचत की, निवेश किया, सीखता रहा, अपनी ज़रूरतों को सीमित रखा। 20 साल बाद पहला भाई अमीर दिखता था, दूसरा भाई वास्तव में अमीर था। यही फ़र्क है इनकम और वेल्थ में। बहुत लोग सोचते हैं कि वेल्थ का रहस्य है ज़्यादा कमाओ, लेकिन लेखक कहते हैं वेल्थ का रहस्य अक्सर होता है जो कमाया है उसे संभालो। कल्पना कीजिए, एक बाल्टी है, आप उसमें पानी भर रहे हैं, लेकिन नीचे बड़ा छेद है। चाहे जितना पानी डालो, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। यही स्थिति उन लोगों की है जो कमाते बहुत हैं लेकिन बचाते नहीं। अधिकतर लोग अमीर लोगों की कार देखते हैं, उनका घर देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल्स देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं आप वेल्थ नहीं देख सकते, क्योंकि वेल्थ वह पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वह पैसा जो निवेश किया गया, वह पैसा जो भविष्य के लिए रखा गया। यही कारण है कि कई बार जो लोग साधारण दिखते हैं वे वास्तव में आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। कल्पना कीजिए, एक 80 साल का व्यक्ति आपको अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव एक वाक्य में देना चाहता है। वह शायद कहे धैर्य रखो, क्योंकि लगभग हर बड़ी उपलब्धियों में समय लगता है। पेड़ बढ़ने में समय लगता है, मांसपेशियाँ बढ़ने में समय लगता है, रिश्ते मजबूत होने में समय लगता है,
और वेल्थ बढ़ने में भी समय लगता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? आज बीज बोते हैं और कल फल चाहते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं है कि आपके पास प्राइवेट जेट हो। इसका मतलब है आपको मजबूरी में निर्णय न लेना पड़े। आप किसी गलत नौकरी में सिर्फ पैसों के कारण फंसे न रहें। आप अपने परिवार को समय दे सकें। आप किसी संकट में घबराएं नहीं। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। समाज सफलता को अक्सर पैसे से मापता है, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक नई परिभाषा देती है। सफलता इक्वल टू धन प्लस समय प्लस मानसिक शांति। यदि धन है लेकिन समय नहीं है तो जीवन अधूरा है। यदि धन है लेकिन शांति नहीं है तो जीवन अधूरा है। यदि धन है लेकिन स्वतंत्रता नहीं है तो भी जीवन अधूरा है। एक छोटे प्रयोग से समझते हैं। आज रात सोने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मेरी सबसे बड़ी वित्तीय गलती क्या रही है? दूसरा, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ जिसे शायद मुझे ज़रूरत ही नहीं? तीसरा, मेरे लिए इनफ क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर आपकी सोच बदल सकते हैं। इस पूरी किताब को सुनने के बाद शायद आप निवेश के हर तकनीकी नियम ना सीखें, शायद आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ना बने, लेकिन अगर आपने ये बात सीख ली तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और यह बात है कि पैसे के साथ आपका व्यवहार आपकी आय से अधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति लाखों कमा सकता है और सब खो सकता है। दूसरा व्यक्ति साधारण आय से शुरुआत कर सकता है और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। फर्क ज्ञान नहीं है, व्यवहार में होता है। जब यह वीडियो समाप्त होगा, दुनिया वैसी ही रहेगी। लोग अभी भी महंगी चीज़ों के पीछे भागेंगे। लोग अभी भी दूसरों से तुलना करेंगे। लोग अभी भी जल्दी अमीर बनने के सपने बेचेंगे। लेकिन अब आपके पास एक अलग दृष्टिकोण है। अब आप जानते हैं कि वेल्थ दिखती नहीं है। अब आप जानते हैं कि फ्रीडम सबसे बड़ा डिवाइडेंट है। अब आप जानते हैं कि टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन किसी भी शॉर्टकट से ज़्यादा शक्तिशाली है। और अब आप जानते हैं कि पैसे का अंतिम उद्देश्य पैसा नहीं है। पैसे का अंतिम उद्देश्य है अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना। यदि आपने यह समझ लिया तो आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे महत्वपूर्ण सीख ली है। अगर आपको इस पुस्तक का सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी लाइफ में मास्टरपीस बनना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई किताब के साथ, नई सीख के साथ और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।